नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जो पहले नाम इलाहाबाद था, अब उसको प्रयागराज करने का हुक्म है। प्रयागराज कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया है। बहरहाल प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, यानी कि कुंभ का मेला शुरू हो चुका है, जो कि 1 महीने तक चलता है। इसमें दावे किए गए हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा वहां लोग कुंभ में, संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। खैर, दावे तो दावे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। यानी कि 45 करोड़ का मतलब है कि भारत की पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा उस प्रयागराज में होगा, उस कुंभ मेले में होगा। बहरहाल, शायद आपको यह पता नहीं है कि कुंभ का नाम कैसे पड़ा। कुंभ अब कुंभ मेले में ही कहीं खो गया है। कुंभ का इतिहास क्या है, कुंभ क्या है, यह हमारे एक साथी, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं और लोक जतन अखबार के संपादक हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने इस कुंभ के इतिहास को किस तरह से बताया है, वो मैं आज अपने क्यूपी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो बादल सरोज अपने आर्टिकल के माध्यम से कुंभ को बता रहे हैं कि कुंभ कहीं इस कुंभ के मेले में खो गया है। आगे वो बादल सरोज जी क्या कहते हैं, सुने। कि 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले का आरंभ हो गया है। कुंभ, उसमें भी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहने का हुक्म है, का कुंभ पृथ्वी के इस हिस्से का सबसे बड़ा मेला है। मनुष्यता के असाधारण एकीकरण और समावेश के आकार और जुटान की तादाद को देखते हुए यह मेला अपनी मिसाल आप ही है। जन्मना इलाहाबादी जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि बिना किसी मुनादी, विज्ञापन या जाहिर सूचना के लाखों लोगों का नियत तारीख पर गंगा किनारे पहुंच जाना दुनिया को विस्मित कर सकता है, मगर यह सदियों में विकसित हुई परंपरा है जो संस्कृति का अंग बन गई। नेहरू के जमाने में लाखों की संख्या भी काफी हुआ करती थी। अब यह करोड़ों से दसियों करोड़ होने की और अग्रसर होती जा रही है। यह सचमुच ही बहुत बड़ी तादाद है। इस बार तो दावा किया जा रहा है कि कोई 45 करोड़ मतलब हिंदुस्तान की कुल आबादी के 1/3 बाशिंदे कुंभ में जाकर डुबकी लगाने वाले हैं। अब दावे तो दावे हैं, और ऊंची फेंकने की इस विद्या में विश्व गुरुत्व का दावा निर्विवाद है, उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। कुंभ परंपरा और पुराण कथाओं का ऐसा मेल है जो अपनी धार्मिक संलग्नता के बावजूद आबाद निरंतरता के चलते संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन गया है। भारतीय प्रायद्वीप के लिए इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ के मेले 3 वर्ष के एक निश्चित अंतराल के बाद न सिर्फ मिलने मिलाने, सुख दुख की खबरें साझी करने, एक दूसरे की जीवन शैली और रीति नीति समझने के स्थान और अवसर रहे हैं, बल्कि दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर एक दूसरे का नजरिया जानने, बूझने और बहस मुबाहिसों के केंद्र भी रहे हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, हैंगसांग से लेकर अल बैरूनी तक भारत आए हर विदेशी इतिहासकार ने इसी विशिष्टता को दर्ज किया है। पहली बार कुंभ मेले के शब्द युग्म का उपयोग करने वाले औरंगजेब के जमाने में लिखे गए मुगलकालीन गजट खुलासत उत तवारीख में भी उसका वर्णन इसी तरह से दर्ज किया गया है। बुद्ध से सीखते हुए 8वीं 9वीं सदी में बुद्ध के वैचारिक वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या का सूत्र लेकर दक्षिण के मालाबार से निकले शंकराचार्य ने बाकी सबके साथ कुंभ को भी उसका वजूद रूप देने में भूमिका निभाई। ये जो अखाड़े निकाले जाते हैं, उन अखाड़ों को मान्यता और अधिकार देने की योजना उन्हीं की थी। इसके पीछे हिंदू धर्म के एक दूसरे से भिन्न और कई मामलों में अलग पंथों को साथ लाने का इरादा मुख्य था। हालांकि काफी समय तक यह अलग अलग धर्मों के बीच चर्चा परिचर्चा का केंद्र भी रहा और इसमें बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी होती रही।
जब तक कि शंकराचार्य के अखाड़ों ने उन्हें निर्णायक रूप से खदेड़ा नहीं। हालांकि उनके इस परिकल्पना को अमल में लाते लाते कोई 6 सदियां लग गईं। तब जाकर वह अखाड़ों की पेशवाई और उनके शाही स्नान तक पहुंचा। ध्यान दें, कुंभ के विधिवत आगाज से जुड़े ये दोनों शब्द पेशवा और शाही फारसी भाषा के शब्द हैं। और यह सिर्फ भाषाई मसला नहीं है, यह समावेशी निरंतरता, इंक्लूसिव इवोल्यूशन का उदाहरण है। इतनी विराट संख्या में लोगों के जमा होने के चलते प्रबंधन और नियोजन में हुकूमतों और सरकारों की भूमिका अकबर के समय से शुरू होने के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें संघी कुंभे के इतिहासकार भी मानते हैं। यह अकबर थे जिन्होंने कुंभ की सहूलियत के लिए सार्वजनिक शौचालय और घाटों के निर्माण किए तथा 2 अधिकारी इस मेले के इंतजाम के लिए नियुक्त किए। इनमें से एक मीर बहर था जो जमीन, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था देखता था, और दूसरा मुसद्दी हुआ करता था जिसके जिम्मे घाटों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अकबर ने इस मेले के लिए राजकोष से भी रकम का प्रबंध किया था। उन्होंने धार्मिक, दार्शनिक बहसों और चर्चाओं के लिए स्थान और परिसर भी बनवाए। यह परंपरा अंग्रेजों ने भी जारी रखी और 1857 के बाद इन व्यवस्थाओं का रखरखाव कर इनमें इजाफा किया। आजादी के बाद की सरकार ने भी भीड़ नियंत्रण और उसके अनुरूप इंतजाम न सिर्फ जारी रखे बल्कि 1954 के बजट में बाकायदा 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आवंटन आधारभूत मौलिक सुविधाओं के लिए किया गया। कुंभ के इतिहास के गहरे कुंड से उठाई बूंदों का यह आचमन आज इस ऐतिहासिक मेले के कुटिल राजनीतिक इरादों और सांप्रदायिक विभाजनकारी संकीर्ण एजेंडे के लिए किए जाने वाले दुरुपयोग को समझने में मददगार होगा। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस 2025 के महाकुंभ में कुंभ की इस मूल भावना का ही तर्पण कर दिया गया है। परंपराओं की निरंतरता या नियमितीकरण करने की बजाय उनका भौंडा विकृतीकरण किया जा रहा है। मेले सहित पूरे प्रयागराज और उसकी तरफ जाने वाले 20 किलोमीटर के मार्गों में जित देखूं तित प्रचार जीवी मोदी और योगी की तस्वीरों वाले बड़े बड़े होर्डिंग टंगे हुए हैं। अखबारी विज्ञापनों सहित सारी सामग्री में भी यही दोनों हैं, मगर मामला सिर्फ प्रचार लिप्सा तक सीमित नहीं है। एक अनूठी पहचान वाले मेले के साथ भी कुंभा वही सलूक कर रहा है जो इसने धर्म के साथ किया है। इसे भी विकृत और दूषित करके नफरत फैलाने और सांप्रदायिक उन्माद का जरिया बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मेला भरने से पहले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कर दी थी। मोदी के हाथ मजबूत करके हिंदुत्व की फौलादी एकता की दुहाई देने, सभी विपक्षी दलों को हिंदू विरोधी बताने, भागवत के 4 बच्चे पैदा करने के बयान को सही करार देने, सभी पुरानी मस्जिदों को मंदिर में बदलने और शाही स्नान में से शाही शब्द हटाने जैसे राजनीतिक बयान देने वाले ये पूरी साहब अखाड़ा परिषद का विघटन और विग्रह करके जोड़ तोड़ और सत्ता तथा संघ की मदद से बने अध्यक्ष हैं। कुंभ के ठीक पहले 3 फाड़ हुई। इस अखाड़ा परिषद की धार्मिकता और आध्यात्मिकता कितनी मजबूत है इसका उदाहरण खुद सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इसकी बैठक में हुई जूतम पैजार और एक दूसरे का लतभंजन करने के पावन कृत्य और उसकी पुलिस थानों में लिखाई गई अनेक एफआईआर से जाहिर हो गया था। तनातनी सिद्धहस्त इस सच्चे सनातनी रविंद्र पुरी ने ऐलान किया कि मेले में जब दुकानों का आवंटन किया जाए तो सख्ती के साथ यह प्रावधान किया जाए कि किसी भी मुसलमान को दुकान नहीं दी जाए। इसके बाद तो इस बेसुरे सुर को और बेसुरा बनाने के लिए राज्यिष्ठ और संघनिष्ठ महंतों, आचार्यों और स्वयंभू शंकराचार्यों की लाइन सी लग गई। दुकानें न देने से शुरू हुई मुहिम मेले में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने से होती हुई सभी गैर सनातनियों के आने पर रोक की मांग तक पहुंच गई और इसमें कैलाश विजयवर्गीय से लेकर संगीत सोम जैसे भाजपा नेता भी ताल से ताल मिलाने कूद पड़े। संविधान की शपथ लेकर इस वर्ष के कुंभ वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गर्म किए जा रहे। कड़ाह में छौंका लगाने उतरे और इस मुस्लिम विरोधी
मसाले में तड़का मारते हुए हिंदू समुदाय के बाकी पंथों को भी लपेट लिया। कुंभ मेले के FM रेडियो का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा कि सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग यहां न आए, तभी अच्छा रहेगा। जो अपने आप को भारतीय मानता है और सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है वह जरूर आए। मजेदार बात यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ उस नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ के मठाधीश हैं जो अपने मूल से ही ब्राह्मण पंथों वैष्णव सनातन पंथ का विरोधी रहा है। नाथ पंथ का प्रभाव मूलतः छोटी दलित जातियों जैसे जोगी, कोल, सपेरा, सरवन, बुनकर, रंगरेज इत्यादि में रहा है। आज भी अनेक छोटी दलित जातियां नाथ पंथ से जुड़ी हैं, भले इसके मठाधीश आदित्यनाथ चोला बदल के हों। बहरहाल योगी की बात को और ज्यादा साफ शब्दों में ज्योति मठ पीठ की शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बोला और आर्य समाजियों को हिदायत दे दी कि वे कुंभ में न आए। हालांकि ऐसा करते समय भी धंधे का भान और कारपोरेट का मान ध्यान में रखा गया। ठेले, खोमचे और स्टाल लगाने वाले भारतीयों पर बमकते रहे, किंतु स्टीव जॉब्स की एप्पल इंक और अरबों डॉलर की मालकिन लोरेन पावेल जॉब्स के आने पर खुशियां मनाई जाती रही। आसाराम जैसे बलात्कारी और यौन दुराचारियों के पंडाल सजाने के लिए महत्वपूर्ण लोकेशन पर जगह दी जा रही है और सेवा संतान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की 3 फुट की मूर्ति लगाए जाने पर कोहराम मचाया जा रहा है। सकल ब्रह्मांड में सिर्फ 2, अलौकिक जगत में कृष्ण और लौकिक जगत में स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताने वाले खुद की बनाई पीठ के खुद ही पीठाचार्य बने। राम भद्राचार्य और भी दूर निकल लिए। कुंभ आए ये पीठाचार्य अब कुंभन दास जैसे संत कवि तो हैं नहीं जो संतान को कहां सीकरी सुकाम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम को कहे या न माने। उनकी तो चाहत ही सीकरी का महात्म और सीकरी में बैठने वाले का चालीसा गाने की है। सो स्नानों और डुबकियों के लिए होने वाले पौराणिक कुंभ में भी उन्होंने पाकिस्तान को लाकर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। बाकी लोग महीने भर अलग अलग तरह की गंगा स्नान करेंगे, किंतु रामभद्राचार्य 251 कुंडलीय यज्ञ करके उसमें 1,51,00,000 आहुतियां देकर मंत्रोच्चार की शक्ति से पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल कर लेंगे। विश्व राजनीति में सीमा विवादों का इस तरह से समाधान और अनाधिकृत कब्जों की वापसी का निराकरण इससे पहले शायद ही किसी के विचार में आया होगा जो इन्होंने खोज निकाला है। न चित्रकूट की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अनधिकृत आश्रम पसारे बैठे रामभद्राचार्य को पाकिस्तान से कोई मतलब है, न देश की बीफ बेचने वाली दुकानों में से एक के मालिक संगीत सोम को किसी धर्म की ही परवाह है। इनका और इन जैसों का एकमात्र मकसद किसी न किसी बहाने हिंदू मुसलमान करके नफरती एजेंडों को बढ़ाना है, जो इधर वे इस तरफ के शोशे उछाल कर रहे हैं तो उधर उनका पालतू मीडिया कभी किसी कथित खालिस्तानी आतंकी तो कभी गुमनाम चिट्ठियों में मिली बताई गई बम धमाकों की धमकियों की अफवाहें फैलाकर किए हुए है। हैरत की बात यह है कि इस कथित धर्म ध्वजाधारियों और मीडिया किसी ने भी आगरा के एक पेठा व्यवसायी द्वारा अपनी 13 वर्ष की बच्ची को एक साधु को दान दिए जाने पर उंगली नहीं उठाई। देवदासी की कुत्सित और कलंकित प्रथा को कुंभ जैसी जगह अमल में लाने पर आपत्ति नहीं की। देवदासी की कुत्सित और कलंकित प्रथा को कुंभ जैसी जगह अमल में लाने पर आपत्ति नहीं की। जनता में उपजे शोभ को देखते हुए संबंधित साधु के जूनी अखाड़े ने उसे 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर लड़की को वापस लौटाकर अपनी झेप मिटाई। इस प्रसंग ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि इन सनातनियों के बीच स्त्री की स्थिति क्या है। यह भी सामने आ गया कि इन 14 अखाड़ों में आज भी महिलाओं के किसी भी अखाड़े को शामिल नहीं किया गया है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले के लिए स्थानों का चयन समुद्र मंथन में निकले अमृत के कलश, जिसे कुंभ भी कहा जाता है, से टपकी बूंदों के आधार पर किया गया था।
कुंभा अब उन्हीं स्थानों को विष की थोक आपूर्ति का कुंड बनाने पर आमादा है। इसके लिए उन सारी सीमा रेखाओं के उल्लंघन और अवहेलनाओं के लिए तत्पर है जिनके दायरे में रहते हुए ही भारत एक संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। इस मेले के पहले दिन 14 जनवरी को हुई महाआरती में भारतीय सेना के अधिकारियों की उनकी निजी नहीं आधिकारिक हैसियत से भागीदारी इसका एक उदाहरण है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा के उसी संगम पर हो रहा है जिस पर कोरोना आपदा के दौरान लाशों का महाकुंभ हुआ था। मुक्तिदायिनी गंगा शववाहिनी गंगा में बदल गई थी। बिना अंतिम संस्कार किए बहा दी गई सैकड़ों मृतदेह ठीक उसी जगह आकर ठिठक कर रुक गई थी जिस जगह आज हजारों करोड़ रुपए फूंक कर एक परंपरा का विकृत और सांप्रदायिक राजनीतिकरण किया जा रहा है। यूपी से ही लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावल ने भी यही बात उठाई है। कुंभ मेले की चाक चौबंद व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा है कि यही प्रशासन और उसका तंत्र इसी तरह की व्यवस्थित मुस्तैदी गरीबों और दलितों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में क्यों नहीं उठाता। इतना सारा धन ऐसे मेलों पर फूंक दिया जाता है और उसी गंगा में बिन जले शवों के ढेर सड़ते रहते हैं। उन्होंने खर्च और ऊर्जा दोनों की प्राथमिकता पर सवाल उठाए हैं और इन पर विचार की आवश्यकता बताई है। ध्यान रहे कि योगी और मोदी की सरकारों ने इस मेले के लिए कोई 7,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष आवंटन किया है। अन्य विभागों और इंतजामों में किया जा रहा खर्चा इससे अलग है और किसी भी हालत में इससे 2 गुना से कम नहीं है। इस सबसे ध्यान हटाने के लिए खुद को पढ़ा लिखा और समझदार मानने वाले मध्य वर्ग को बहलाने के लिए एक शगुफा इस मेले को डिजिटल महाकुंभ बताने का छोड़ा गया है। इस डिजिटल में क्या, कैसा और कितना डिजिटल होने वाला है यह तो शगुफेबाजों को भी नहीं पता। अलबत्ता ब्रोशर में उनके द्वारा दी गई जानकारी में दावा किया गया है कि इस बार कुंभ के मेले में बिछड़ने की कहावत को सुधारा जाएगा। खोए लोगों को डिजिटली खोजा जाएगा और उसी तरह पाया भी जा सकेगा। मुमकिन है इस तरह कुछ खोए हुओं को ढूंढ लिया जाए, मगर इस सब के बीच जो कुंभ खो गया है उसे कैसे ढूंढा जाएगा। मेले में मेल मिलाप, उत्सव और उल्लास की जो परंपरा रही है वह खो गई है। उसे खोजने में न जाने कितने कुंभ लगेंगे, शायद उतने ही जितने किसी भीड़ को जुलूस में बदलने में लगते हैं।